अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के? ठीक हैं आप लोग? अच्छा, आज हमने जो है वो विजुअल प्रोग्रामिंग सी शार्प, इसका आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 3। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली हमने दो चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, चैप्टर 1 एंड 2। और उम्मीद है कि आपने उनकी एक्सरसाइजेस भी उनकी कंप्लीट कर ली होंगी। तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर आपको बेसिक एप्स के आपने किस तरह से एप्स बनानी है, कंसोल एप्लीकेशंस, इनमें जो है वो हम देखेंगे कि आप किस तरह से एप्स वगैरह बना सकेंगे, और बेसिक कुछ कीवर्ड्स वगैरह, और इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होगा। तो कंसोल एप्लीकेशंस इसके अंदर बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा हम विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस जो आप सी शार्प को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। कोई डेटाबेस एप्लीकेशन बनाई जा सकती है, कोई आपकी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस जो हैं वो आप अपने सी शार्प को यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। लेकिन हमने स्टार्ट में हमारा फोकस जो है वो कंसोल ऐप से ही हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट। और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने जस्ट फॉर इंट्यूशन एंड मोटिवेशन हमने देखा था कि आप किस तरह से गुई बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लेकिन अब हम प्रॉपरली हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कुछ लर्निंग प्रोसेस, तो इसलिए हम कंसोल एप्लीकेशन से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वो आपको एक सिंपल एप्लीकेशन बना के दिखा रहा है, सिंपल ऐप डिस्प्लेइंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो लाइन ऑफ टेक्स्ट अगर आपने डिस्प्ले करना है तो वो आप कैसे कर सकेंगे? इसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो अपना लगा लेता हूँ और वहाँ पे आपको साथ के साथ करके भी दिखाता रहता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन। डिस्प्लेइंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। ओके, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइल में हम आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। और अभी जो हम प्रोजेक्ट हम यहाँ से सेलेक्ट करने लगे हैं, वो हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। और आप इसका कोई नाम देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेइंग लाइन ऑफ टेक्स्ट। चलें, मैंने इसका ये नाम दे दिया, एंटर करें। ये अब आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देगा कंसोल एप्लीकेशन का, और जिसके के अंदर आप जाके अपना कोड, अपना प्रोग्राम जो है वो आप लिख सकेंगे, टाइप कर सकेंगे जी। तो ये आपके पास मेन विंडो आ गई है, कंसोल एप्लीकेशन की ये विंडो है, जिसमें आप अपना कोड लिख सकेंगे। अब क्योंकि ये कंसोल एप्लीकेशंस हैं, इसके अंदर आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कि आप फॉर्म होता है, फॉर्म के ऊपर आप कोई टेक्स्ट फील्ड आपने प्लेस कर दी, आपने लेबल लगा दिए, आपने पिक्चर बॉक्स वगैरह लगा दी, हमने ये काम हमने करके देखा। लेकिन क्योंकि ये कंसोल एप्लीकेशन है, तो कंसोल एप्लीकेशन में आपको जो है आपको सिर्फ आपने जस्ट एक जिस तरह से कमांड लाइन प्रॉम्प्ट होता है कि वहीं पर ही आपको आउटपुट्स नज़र आ रही होती हैं और वहीं पर आपने इनपुट्स करनी होती हैं, उस तरह की एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली हमने बनानी है। तो इसके अंदर आपको फॉर्म वगैरह नज़र नहीं आएगा। लेकिन लेफ्ट पर अगर आपको टूल बॉक्स नज़र आ रही है, ये इसके अंदर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें, इसलिए इसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप बेशक इसको ऑटो हाइड कर दें, हमें इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह प्रॉपर्टी विंडो भी जो है इसका यूज़ होता है जब हम अपनी ग्राफिकल यूज़र एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को टूल बॉक्स से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ रही होती हैं। तो इसकी भी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम यहाँ से ऑटो हाइड कर लेते हैं। उसके बाद ये अब हमारे पास मेन जो है वो पोर्शन आ गया है जहाँ पे हम अपनी
अपना जो है वो कोड लिख सकते हैं। ऊपर टॉप के ऊपर आपको 5 लाइन्स के अंदर जो है वो डिफरेंट नेम स्पेसेस नज़र आ रही होंगी, और नेम स्पेसेस के मुतालिक मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि नेम स्पेसेस आर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि जावा के अंदर पैकेजेस का था, यहाँ पर नेम स्पेसेस के नाम से उन्हीं चीज़ों का आप देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंट नेम स्पेसेस यहाँ पर हैं। अभी हमने स्टार्ट के अंदर तो ऑब्वियसली हमने इतनी सारी नेम स्पेसेस को हमने यूज़ नहीं करना, तो जिनकी हमें ज़रूरत है वही हम यूज़ करेंगे। फ़िलहाल स्टार्ट में हम जस्ट सिस्टम नेम स्पेस को हम यूज़ कर रहे होंगे, बाकियों की भी हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप चाहें तो इनको आप बेशक रिमूव करना चाहें तो आप बेशक इनको रिमूव कर दें, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लाइन नंबर 4 पर अगर आप देख सकें तो एक नेम स्पेस वो आपको दे रहा है, और उस नेम स्पेस का उसने वही नाम रखा है जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम था। बेसिकली जब भी आप कोई अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो आपका प्रोजेक्ट एक सेपरेट नेम स्पेस में बनता है। जैसे कि ये उसने आपको एक नेम स्पेस बना के दे दी, और उस नेम स्पेस का नाम वो वही रख देता है जो कि नाम आपने अपने प्रोजेक्ट का रखा था। तो आपका हर प्रोजेक्ट एक सेपरेट नेम स्पेस में बनेगा, और उस नेम स्पेस का वही नाम होगा जो आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नेम स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस, तो जैसे कि ये नेम स्पेसेस हैं और इनके अंदर कुछ क्लासेस होंगी, तो इसी तरह से ये जो हमारी नेम स्पेस है इसके अंदर भी क्लासेस होंगी, और उसने एक क्लास तो उसने आपको बाय डिफ़ॉल्ट बना के दे दी है जिसका नाम है प्रोग्राम क्लास। ठीक है, एक क्लास उसने आपको बना के दे दी जिसका नाम है प्रोग्राम क्लास। अगर आप कोई और क्लास बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल std, तो आप और भी क्लासेस बना सकते हैं। एक क्लास इस नेम स्पेस के अंदर एक क्लास प्रोग्राम की थी, और एक क्लास मैंने ये बना ली, आप और भी बना सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अब ये मेरी नेम स्पेस है तो इसके अंदर मैं अपनी क्लासेस बना रहा हूँ। ये नेम स्पेसेस वो हैं जो कि बिल्ट इन है, प्रीडिफाइंड है, तो इसके अंदर जो क्लासेस होंगी वो भी बिल्ट इन और प्रीडिफाइंड होंगी जो कि लैंग्वेज डेवलपर्स ने हमें बना के दे दी। तो ये इस तरह से आप नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस बना सकेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये क्लास नहीं बना रहे, ये सिर्फ जस्ट मैं आपको नेम स्पेस और जिसको हमने डिफाइन किया ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको ये बता रहा था। तो हर नेम स्पेस में आपको एक डिफ़ॉल्ट क्लास अवेलेबल होगी जिसका क्या नाम होगा प्रोग्राम क्लास, और इस प्रोग्राम क्लास के अंदर आपको एक मेथड भी मिलेगा। ये डिफ़ॉल्ट मेथड है जो कि है स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स का मेथड है। अब स्टैटिक का क्या है मतलब है, स्टैटिक का मतलब ये है कि ये जो हमारा मेथड है मेन मेथड, इसको आप ने स्टैटिक बना दिया है और ये एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड हमारे वो मेथड होते हैं जिनको कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती जिस क्लास के अंदर वो है। मतलब कि इन मेथड्स को आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर इन्वोक कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। तो जो मेन मेथड होता है उसको स्टैटिक ही रखा जाता है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि अगर आप मेन को स्टैटिक नहीं रखेंगे तो मेन को कॉल करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट उस वक्त तक नहीं बन सकेगा जब तक कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में तब आएगा जब आपका मेन रन होना शुरू होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होती है। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक डेडलॉक है, एक डिपेंडेंसी है, तो उस डेडलॉक और उस डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए मेन को स्टैटिक रखा जाता है। दोबारा से सुन लें कि डेडलॉक क्या है। डेडलॉक ये है कि मेन अगर ये स्टैटिक ना होता तो क्या होता। स्टैटिक ना होता तो फिर ये होता कि मेन को कॉल करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी था, और क्लास का ऑब्जेक्ट उस वक्त तक नहीं बन सकता था जब तक कि मेन हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे एक डिपेंडेंसी है, और इस डिपेंडेंसी को, इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए मेन मेथड को स्टैटिक रख दिया जाता है। void means this method will return nothing, और पैरेंथेसिस के अंदर आपको पता है कि मेथड के बाद जो पैरेंथेसिस आती हैं वो बेसिकली लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं कि इस मेथड को कौन कौन सी और किस टाइप की वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ जो है वो पास की जाएंगी। तो
मेन मेथड को हम जस्ट एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि एक स्ट्रिंग एरे है और उस एरे का नाम है आर्ग्स। आर्ग्स स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स, कि अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं तो वो आर्ग्यूमेंट्स आप आर्ग्स को पास कर देंगे। और वो आर्ग्यूमेंट्स कौन से होंगे, कहाँ से पास करेंगे, वो बेसिकली हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जिनको हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल इस टाइम में नहीं आपको बता रहा, तो वो हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होंगे। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास आर्ग्स एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में आ जाएंगे। एरे ऑफ स्ट्रिंग में जब आएंगे तो पहला आर्ग्यूमेंट एरे के 0 इंडेक्स से आपको मिल जाएगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट एरे के 1 इंडेक्स से मिल जाएगा, तीसरा आर्ग्यूमेंट एरे के 2 इंडेक्स से मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए हमने ये रखा है। बाकी ब्लॉक स्टार्ट हो रहे हैं जी। मेन का ब्लॉक होगा और मेन के ब्लॉक के अंदर आपने जो भी कुछ भी एग्जीक्यूट करवाना है मेन फंक्शन में वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं एक, क्योंकि हमने लाइन ऑफ टेक्स्ट डिस्प्ले करवानी है स्टार्ट में, तो लाइन ऑफ टेक्स्ट डिस्प्ले किस तरह से होगी उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कोड कर देता हूँ। तो लाइन ऑफ टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पर कंसोल की क्लास को यूज़ करेंगे। और देखिए जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने सी लिखा आगे मैंने ओ या मैं टाइप करता जा रहा हूँ, तो ये मेरा कंसोल सॉरी ये जो मुझे इंटेलिसेंस पे जो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं इसको हम इंटेलिसेंस कहते हैं। यहाँ से आपको वो ऑप्शंस भी चेंज करता जा रहा है और यहाँ से भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंसोल लिखा, उसने सेलेक्ट कर लिया, मैंने ऊपर COL लिखा था, तो जस्ट अब आप एंटर प्रेस कर दें तो उसको कंप्लीट कर देगा। और साथ डॉट लगाएं और कंसोल का मुझे एक मेथड चाहिए। मेथड जो आपने एक लाइन प्रिंट करनी है तो उसके लिए हमें मेथड चाहिए होगा राइट लाइन मेथड, कंसोल डॉट राइट लाइन, और डबल कोटेशंस लगाएं और अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें। और यहाँ पे इंटेलिसेंस पे वो आपको बता रहा है कि कंसोल डॉट राइट लाइन पे जैसे ही आप आए हैं तो वो आपको बता रहा है कि 2 ऑफ 19 या 1 ऑफ 19, 2 ऑफ 19, और ये सारा चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो राइट लाइन मेथड है बेसिकली इसके टोटल 19 ओवरलोडेड वर्जन्स अवेलेबल है। 19 ओवरलोडेड वर्जन्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से किसी भी वर्जन को आप यूज कर सकते हैं राइट लाइन के। ठीक है, 19 टाइम उसको ओवरलोड कर दिया गया। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रिंग एक मैंने प्रिंट करनी है, लाइन ऑफ टेक्स्ट मैंने प्रिंट करना है, तो चलो मैं यहाँ पे एक हेलो वर्ड ही प्रिंट कर देता हूँ, हेलो वर्ड एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, ये हमने एक लाइन ऑफ टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए हमने कोड कर लिया। अब आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। स्टार्ट पे आएंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, वो कंपाइल कर रहा है इसको। और अब देखिएगा कि ये उसने एक ब्लैक से कलर की स्क्रीन स्प्लैश की, उस पर हेलो वर्ल्ड लिखा भी आया, लेकिन वो फौरी तौर पर स्क्रीन जो है वो हमारी ऑफ हो गई। और हम बड़ी जल्दी से अगर किसी ने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अदरवाइज वो आपको शायद नज़र नहीं आया होगा। मैं इसे दोबारा चलाता हूँ और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ उस स्क्रीन को ऑफ कर देगा। तो बेसिकली वो आउटपुट आपको दिखाता है और वापस आपको डिज़ाइन मोड में ले आता है। तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर रोकने के लिए हम क्या काम करेंगे, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर रोकने के लिए आप कोई इनपुट मेथड यूज़ कर लें, जैसे कि रीड या रीड लाइन वगैरह का। तो ये होगा कि वो इनपुट का वेट करता रहेगा, जब तक आप इनपुट नहीं करेंगे उस वक्त तक वो वेट करता रहेगा। तो अब आप आउटपुट को रीड कर सकते हैं। और अब अगर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो अब वो आपको कंसोल ये जो आपको नज़र आ रही थी विंडो आउटपुट वाली, इसको क्लोज करके डिज़ाइन मोड में ले आएगा जी। तो इस तरह से आप एक लाइन ऑफ टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसी चीज़ को मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कंसोल यहाँ पर क्या है। कंसोल बेसिकली इधर एक क्लास है, और अगर आप थोड़े से चीज़ों को मैच भी करें तो जैसे कि यहाँ पर एक क्लास थी प्रोग्राम क्लास, तो इसके जो कलर स्कीम, इसका कलर अगर आप देखें तो इसका वही कलर है जो कंसोल का कलर है। तो बेसिकली वो आप जितने भी क्लासेस यूज़ कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो उन सब के क्लासेस का कलर वो ऐसे ही रखेगा, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट उसको रखने के लिए। उसके बाद आगे डॉट लगा के जो आपने यहाँ पे लिखा राइट लाइन या रीड लाइन, ये बेसिकली इस क्लास के मेथड्स हैं, कंसोल क्लास के मेथड्स हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये जो हमने कंसोल क्लास के जो हमने मेथड्स बनाए या हमने इनको यूज़ किया, सॉरी बनाया तो नहीं, हमने इनको यूज़ किया राइट लाइन और रीड लाइन, तो क्या ये मेथड
मैंने कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने ये मेथड यूज़ किए, या ऑब्जेक्ट बनाए बगैर मैंने ये मेथड यूज़ किए? क्यों जी, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा सोचने के लिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जी, तो शायद आप लोगों ने थोड़ा सा सोच लिया होगा, थोड़ा गेस कर लिया होगा। तो मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट बनाए बगैर मैंने इनके मेथड को कॉल किया है, मैंने जस्ट क्लास नेम को यूज़ किया है। अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होता इस क्लास का, तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका वही है जो आप पहले देख चुके हैं। कंसोल, सपोज का नाम मैं C1 रख रहा हूँ, इक्वल्स टू न्यू कंसोल, कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है। फिर मैं यहाँ लिखता C1 डॉट राइट लाइन। तो मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, वो आपको इधर इसका ऑब्जेक्ट बनाने भी नहीं दे रहा। कोई भी रीज़न हो सकती है। वो आपको क्या बता रहा है यहाँ पे, द क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। मे बी कि आपकी फाइनल क्लास हो, और फाइनल क्लास जो होती है उस हाँ, दिस क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड डॉट नेट फ्रेमवर्क सोर्स कोड ऑफ दिस टाइप। वो बेसिकली डॉट, क्योंकि क्लास आपकी डॉट नेट की बनी हुई है और वो वहाँ पर आपको अलाउ नहीं कर रहा उसका ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करना, क्योंकि बाद में क्लासेस ऐसी होती हैं कि जिनका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, डिफरेंट टाइप की क्लासेस होती है। तो हमने से ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, समझाने का मतलब ये, ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो इसका मेथड मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो दो मेथड हैं, ये स्टैटिक मेथड होंगे या नॉन स्टैटिक होंगे? जी बिल्कुल, ये मेथड आपके स्टैटिक मेथड होंगे, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर कॉल कर रहे हैं। जैसे अभी हमने मेन के मुतालिक बात की कि मेन मेथड स्टैटिक है, क्योंकि हमने इसको कॉल करना है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर। तो इसी तरह से ये राइट लाइन मेथड और रीड लाइन मेथड, ये दोनों क्लास के साथ कॉल हो रहे हैं, तो ये मेथड आपके स्टैटिक मेथड्स हैं। ठीक है, चलें, ये हमने लाइन ऑफ टेक्स्ट को हमने डिस्प्ले किया कि लाइन ऑफ टेक्स्ट आप किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी देख लें कि अब ये जो मैंने क्लास यूज़ की है कंसोल की क्लास, ये बेसिकली इस नेम स्पेस के अंदर है। अगर आप एक चीज़ को गौर करें, मैं इन दोनों लाइन्स को कमेंट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको कमेंट करूंगा तो आपने इसका कलर देखना है। लाइन नंबर 1 के ऊपर यूजिंग सिस्टम जो लिखा हुआ है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ये देखें, उसने इसका कलर जो है वो डिम कर दिया, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो नेम स्पेस है, इस नेम स्पेस को पूरे प्रोग्राम में, पूरे कोड में कहीं यूज़ नहीं किया जा रहा, इसलिए उसने उसका कलर ऐसा कर दिया। जैसे ही आप किसी एक लाइन को इनेबल करेंगे, उसका कमेंट ख़त्म करेंगे, तो देखें उसने उसका कलर नॉर्मल कर दिया। तो इट मीन्स के अब ये जो हमारी नेम स्पेस है ये कहीं ना कहीं हमारे कोड में यूज़ हो रही है। ठीक है, इसको भी मैं अब कमेंट ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर ये नेम स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको इंक्लूड करना ऊपर ज़रूरी है अगर मैं इसकी कोई क्लास यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन सपोज करें फॉर सम सेकेंड्स मैं अगर इसको भी कमेंट कर दूँ तो क्या होगा। जैसे ही मैंने इसको कमेंट किया तो उसने नीचे आपको एरर देना शुरू कर दिया कि भाई अब ये कंसोल क्लास कहाँ पर है। वो कहता है डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। उसे पता नहीं लग रहा कंसोल की क्लास कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है और कंसोल की क्लास को कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर क्या मेथड्स हैं, कहाँ पर है कंसोल की क्लास, उसे पता नहीं लग रहा। तो अब या तो आप इसे कमेंट खत्म करें, या एक और आप मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसको आप फुली क्वालिफाइड नेम कह सकते हैं। वो ये कि अब आप इससे पहले सिस्टम भी लगा दें, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। तो अब यहाँ पर आपने नेम स्पेस एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि ये नेम स्पेस है, ये उसकी क्लास है और ये उसका मेथड है, और मेथड हमारा राइट लाइन का है। इसी तरह से अब प्रॉब्लम क्या होगा, अब आपको हर जगह पर फुल्ली क्वालिफाइड नेम ही यूज़ करने होंगे। रीड लाइन यूज़ करने लगे तो उससे पहले भी सिस्टम डॉट कंसोल लगाना होगा, और अगर आप राइट लाइन करने लगे तो उससे पहले भी आपको सिस्टम डॉट लगाना होगा, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है जी, तो आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बार बार नहीं लगाना चाह रहे और ये ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस है भी नहीं, तो आप ऊपर से कमेंट ही ख़त्म करें, हमें ऐसे ही करना है, कमेंट नहीं लगाने। और अब आप जाके बेशक इसको यूँ कुछ इस तरह से कर देंगे, तो ये नॉर्मली हम इस तरह से काम करेंगे। चलें जी, बुक की तरफ आते हैं और अब हम देखते हैं कि बुक में वो आगे
क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ये मैं इसका नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं ये करता हूँ, क्योंकि 20 मिनट्स तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए हैं हमारे इसके लेक्चर को। तो मैं एक सेकंड पार्ट बना के उसको मैं रिमेनिंग पोर्शंस के अंदर अपलोड करता हूँ।